शुरू करें शुरू करें उससे पहले कुछ सूचनाएं हैं जो प्रीमाइसिस में हम धन्यवाद। नमस्कार। आप लोग ठीक हैं? हाँ, क्योंकि दोपहर में भोजन के बाद में सत्र चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, पहला सत्र। लेकिन वो दिनेश भाई ने कुछ एक्सरसाइज करा दिया कि आप ठीक है। चलिए, तो सुबह आपका स्वागत करना भूल गया था, शायद दिनेश भाई ने किया होगा। आप सभी आए हैं, आप कृपा किए हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। यहाँ के व्यवस्थापकों का भी आभार है कि उन्होंने व्यवस्था किया इस शिविर के लिए। और आपके परिवार वालों ने आपको भेजा है, उनका भी आभार है। हाँ, जिनके परिवार सहित नहीं आए हैं और परिवार ने भेजा है, उनका भी, परिवार का भी आभार है। तो जीवन विद्या शिविर, जैसे सुबह बोला था, एक शिक्षा की प्रक्रिया है, एक शिक्षण की प्रक्रिया है। इसमें एक तो कंटेंट आने के बाद आप में कुछ प्रश्न बनेंगे और एक आप में पहले से कुछ प्रश्न बने होंगे। तो आप चाहें तो उन प्रश्नों को कहीं नोट भी कर लें और जब जब आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो उसको काटते रहिए। और जिस प्रश्न का उत्तर 7वें दिन भी नहीं मिलेगा उसको हम आप निपट लेंगे। ठीक है। तो ये शिविर पूरे देश में चलते हैं, दुनिया में भी चलते हैं। दुनिया मतलब कर्नाटक, दुनिया के देश के बाहर अभी 3 जगहों पे चलते हैं, कनाडा में, यूएस में और भूटान में। और देश में चलते ही हैं। तो ये शिविर सबसे पहले अमरकंटक के बाहर कहीं गया था तो दिल्ली आईआईटी में गया था 1991 में। प्रोफेसर यशपाल सत्या जी आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे प्लाज्मा फिजिक्स के, सत्य की खोज में थे। बहुत सारा उन्होंने तरीका देखा, लेकिन जो साइंटिफिक तरीका होता है, ये साइंटिफिक तरीका बोलते हैं, तार्किक, सार्वभौमिक, जीने योग्य, समझाने योग्य, ये तरीका उनको नहीं मिल रहा था। तो डॉक्टर रण सिंह आर्य जी थे और बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे हमारे जो शिविर लेने वाले साथी हैं उसमें बहुत सारे लोग उस समय आईआईटी में पढ़ते थे। तो वहां से शुरुआत हुआ। उसके बाद शिक्षा में अगर इसको देखेंगे तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार में आया। छत्तीसगढ़ सरकार में 2007 में चेतना विकास मूल शिक्षा के रूप में आया और चेतना विकास मूल शिक्षा के नाम पे वहां पे एक पाठ्यचर्या आज भी चलती है, अभ्यासक्रम आज भी चलता है वहां। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसको अपने यहाँ संचालित किया, लेकिन कुछ सरकार बदली, कुछ और, जैसे सरकार के माध्यम से अगर कहीं कुछ काम करते हैं आप, तो सरकार के बदलने पे हो सकता है कि बंद हो जाए काम, लेकिन उपकार ये होता है कि सरकार के माध्यम से समाज तो मिल ही जाता है आपको। जैसे महाराष्ट्र में अभी 3 केंद्र चल रहे हैं और ज्यादातर उसमें शिक्षक ही जुड़े हैं। जो सरकारी ढंग से शिविर करने आए वो शिक्षक जुड़े और बाद में वो स्वयं से अध्ययन करने लगे, शिविर लेने लगे। केंद्र बन गया बुल्ढाना में, पूना में, ऐसे करके यवतमाल में, कामठवाड़ा जिसको बोलते हैं, ऐसे जगहों पे केंद्र भी बन गया। फिर दिल्ली में जब एक सरकार बनी तो उसमें सरकार में जो डिप्टी सीएम बने वो पहले से जीवन विद्या शिविर किए थे, किए ही नहीं थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी किए थे। क्योंकि उनका पुराना अभ्यास था डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने का, पत्रकारिता का। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी मैं हूं तो इसलिए मेरे पास स्वतंत्रता है और जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बहुत अड़चन भी नहीं है, तो यहाँ पर इसको काम को ठीक से किया जाए। तो वहां पर हमें भी बुलाया उन्होंने, हम भी गए काम करने के लिए। तो वहां आशा से ज्यादा परिणाम मिले हैं। और जो भी नाम बताए, CTTL या हैप्पीनेस कैरिकुलम, तो ये हम लोगों ने वहां जो बनाया है बाकायदे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है एजुकेशन की और गवर्निंग काउंसिल होती है, उन दोनों में पास करा के बनाया है।
तो इसके कारण कोई भी सरकार होगी तो फिर उसको एग्जीक्यूटिव और गवर्निंग काउंसिल में ही लाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। और जो पाठ्यक्रम अच्छा चलेगा उसको क्या हटाएंगे? तो चूंकि दिल्ली में ज्यादा समय मिला, ज्यादा अवसर मिला, ज्यादा स्वतंत्रता मिली, तो हम लोग वैधानिक ढंग से भी वहां पे बढ़िया से मजबूत हो गए और उसको समाज में भी एक तरह से मान्यता हो गई है। तो ये बढ़िया से वहां चल रहा है। एक भी व्यक्ति आज तक नहीं मिला दिल्ली में जो इसका विरोध किया हो, एक भी व्यक्ति या एक भी पार्टी, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आज तक हैप्पीनेस कैरिकुलम का विरोध नहीं किया, आज तक क्रिटिकल थिंकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग का विरोध नहीं किया, आज तक इंश्योरिंग वैल्यूज थ्रू एजुकेशन का विरोध नहीं किया, जीवन विद्या शिविर का विरोध नहीं किया। तो शिक्षा में हम इस ढंग से आगे बढ़े हैं और आगे काम कर रहे हैं। हो सकता है आगे शिक्षा में बाकायदे विधिवत ये चीजें आ जाएं, क्योंकि जिस ढंग से जो पिछले मानव संसाधन विकास मंत्री थे केंद्र के, तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू में कार्यक्रम चलता था, तो आईआईटी के डायरेक्टर को उन्होंने बुलाया, फिर एआईसीटीई की मीटिंग कराया। एआईसीटीई की मीटिंग में पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेज में इसको फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत और इंडक्शन प्रोग्राम के तहत चलाने के लिए निर्णय ले लिया। फिर उन्होंने यूजीसी को कहा आप भी अपने इंडक्शन कोर्स की तरह से चलाओ। तो कुल मिलाकर के थोड़ी बात सुनने के बाद, थोड़ी बात को पचाने के बाद कोई भी इसका विरोध नहीं करता। तो अभी सुबह से जो हम लोग बात रखे हैं, तो अभी कंटेंट नहीं आया है। क्या है कि जीवन विद्या का एक कंटेंट है, एक कंटेंट है पूरा, और वो कंटेंट का संवाद आपके साथ होता है। वो कंटेंट है और आप हैं, बीच में मैं खड़ा हो गया हूं क्या कराने के लिए? संवाद कराने के लिए। तो मेरी जिम्मेदारी इतनी ही है कि वो कंटेंट है और आप हैं, आप दोनों के बीच में हम संवाद करा रहा हूं, इतनी जिम्मेदारी हमारी है। और जितना मैंने जांचा है, जितना जी के देखा है, उतने को मैं दमदारी के साथ कहता हूं, और जितना जिया है उससे और आगे की संभावना हमको दिखती है, उसको भी कहते हैं। तो कुल मिला के कंटेंट को हम रखेंगे। अभी आप बताइए, आपको सुबह से भले कंटेंट अभी आया नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बात अभी तक हुई है? कोई बताएं, अभी तक क्या बात हुई है? माइक तो सारा यहीं पे है। हाँ जी, अभी तक जितनी बात हुई है उसका, वो बातें आपको किसी फ्लो में दिखती हैं कुछ? क्योंकि पहले क्या होता है, अच्छा लगता है, और अच्छा लगना वाला चीज सही है कि नहीं है ये पता नहीं चलता। फिर उसके बाद कंटेंट आता है, तो उसमें पकड़ में आता सही है कि नहीं है, फिर बाद में आप बढ़िया से मूल्यांकन कर पाते हैं। हाँ जी, शिक्षण के उपलब्ध की जरूरत क्या है, इस पर चलता था भाई जी। शिक्षण की जरूरत क्या है, उपलब्धि क्या है, वही। हाँ, बढ़िया। बढ़िया। और हाँ, क्योंकि परिवार में, समाज में, प्रकृति में हर एक जगह हमें ताकत भी चाहिए, समय में व्यवहार भी चाहिए। बढ़िया। हाँ जी, तो एक्चुअली हम आचरण की निश्चितता चाहते हैं, इसलिए आचरण की निश्चितता चाहिए। मैं जिसके साथ भी व्यवहार करता हूं उससे मैं चाहता हूं कि वो निश्चित आचरण के साथ व्यवहार करे। अगर नहीं करता है तो बोल भी देते, यार तुम बिल्कुल ही बेकार, भरोसे के लायक आदमी नहीं हो, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कि तुम्हारा आचरण निश्चित नहीं। इसका मतलब हम ऐसा चाहते नहीं हैं। हाँ जी, एक तो बोर्ड पे लिखा हुआ आप तक दिख रहा है। हाँ जी, कहाँ से?
कोई बोले हैं क्या? हाँ, तो बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है? जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो आपको स्क्रीन वगैरह पे या बोर्ड पे दिख रहा है? हरा मैं नहीं यूज करूंगा, हरा दिखता नहीं है दूर तक जी। हाँ जी, और कोई? चलिए, हाँ जी, इधर दीजिए। हमारी जो चाहत है एक्चुअली में कि हम प्यार से रहना चाहते हैं, वो पूरी क्यों नहीं हो पाई, गड़बड़ कहाँ हो गई, वो शायद हमने अभी तक देखा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो अभी क्या लगा आपको? अभी ऐसा लगा कि परंपरा में ही वही है, परंपरा में अधूरा, मतलब शिक्षा में अधूरापन है, तो इसीलिए। तो इसमें दो बातें हो गई। एक तो मेरी चाहत क्या है, तो मेरी चाहत यह है कि मैं मानव के साथ संतुलन पूर्वक जी पाऊं। जी। यहां बैठे सभी लोगों की यही चाहत है, क्योंकि प्रकृति के साथ तो हम संतुलन पूर्वक जी लेते हैं। एक गाय पालते हैं तो हम जैसा चाहते हैं वैसा वो करती है। एक कुत्ता घर में पालते हैं तो हम जो जैसा चाहते हैं वैसा वो करता है, और हम ट्रेंड भी कर देते हैं, तो हमारे कहे बिना वो अखबार ला के दे देता है, बॉल फेंकते ला के देता है, उसी को बोल देते हैं कि हमारा आज्ञाकारी है। अब ऐसा हमको आदमी नहीं मिलता। तो ठीक है, तो क्या चीज है कि हम आदमी के साथ भी तालमेल पूर्वक जीना चाहते हैं, प्रकृति के साथ भी चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ हम अक्सर जी लेते हैं। मैम, जितना मसाला डालेंगे उतना ही तो सब्जी में रहेगा, वो मसाला थोड़ी सब्जी में कुछ और जाके अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा। वो हमारी जो क्रिएटिविटी होगी उतने ही से वो वैसा स्वाद आएगा, मसाले की अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो प्रकृति के साथ हम जैसा चाहते हैं वैसा संतुलन पूर्वक जी लेते हैं, लेकिन मानव के साथ ही तो सारा है संतुलन पूर्वक नहीं जीने का मामला। तो जो चाहत है क्या है, मानव के साथ भी संतुलन पूर्वक जी लें, और वैसा हम कर नहीं पा रहे हैं। तो यहां क्या देखे अभी तक कि हमारे शिक्षा संस्कार में ही कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो मानव को लाभोन्मादी, कामोन्मादी और भोगोन्मादी शिक्षा दी गई है। दूसरों से आगे निकलना ही सफलता है, बताया गया है। यूनेस्को का जो डेलार्स रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में शिक्षा के बारे में 4 चीजें कही गई थी। लर्निंग टू बी, 3 चीजें कही थी, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू और लर्निंग टू लिव टुगेदर। मतलब क्या है उसको सीखना, क्या करना है उसको सीखना, और इसके रिजल्ट के रूप में साथ साथ जीना सीखना। तो लास्ट वाला क्या आया? लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि जीना साथ साथ है, इसको सीखना। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित हैं, दूसरों से आगे निकलना ही सफलता है, दूसरी तरफ आप बोलते हैं लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो यही चीज हो गया, कामना में कुछ और है, लिखने में पढ़ने में कुछ और है, प्रयास में कुछ और है। तो कामना में कुछ और है और प्रयास किसी और दिशा में जा रहा है, इतना ही गड़बड़ है। ये सब हमने अभी तक देखा है। तो जितनी भी कामनाएं हमने शिक्षा के बारे में की हैं, एक्चुअली वो उपलब्धि हुई नहीं है। शिक्षा से मानव, अभी बोले ना कि सही गलत की पहचान के लिए शिक्षा, क्या शिक्षित लोगों को सही गलत की पहचान हुई है? तो अब इसको क्या कहेंगे? ये कामना है कि जो शिक्षित होंगे उनको सही गलत की पहचान होगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। न इधर प्रयास हुआ, न इधर कोई उपलब्धि हुई। असुरक्षा से निकलने के लिए शिक्षा, और जितना ज्यादा शिक्षा उतना ज्यादा असुरक्षा, तो ये भी हुआ नहीं।
शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही असुरक्षा बढ़ी है। असुरक्षा का मतलब क्या है? भय। भय का ही दूसरा नाम है असुरक्षा। और भय कितने प्रकार का है? प्राकृतिक भय, पाशविक भय, और मानव में निहित अमानवीयता का भय। ये तीन ही प्रकार के भय हैं। मानव जब धरती पे आया तो सबसे ज्यादा उसको प्राकृतिक और पाशविक भय ही था। भाई ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सारी चीजें होती थी, इससे बचने का उसके पास उपाय नहीं था। पशु आके मार के खा जाता था क्योंकि जंगल ही थे सब तरफ। तो मानव ने इन दोनों से बचने के लिए ज्यादा परिश्रम किया। प्राकृतिक भय से बचने के लिए मकान बनाए, कच्चे मकान, पक्के मकान, जंगल काटा। जंगल काटा तो पाशविक भय भी कम हुआ, मतलब जंगल से दूर आ गया, या जंगल काट के घर बनाया, गांव बनाया, ठीक है, कबीले बनाए। तो जब कबीले बनाए तो उसमें क्या हुआ? कबीले का सरदार बनाया। तो कबीले के सरदार किसको बोलते थे? जो जानवरों से, जंगली जानवरों से सुरक्षा करता था, तो उसको मार देता था, उसको सरदार बना देते थे। सरदार युग से हम राजा युग में आए। राजा युग और कबीला युग में क्या अंतर था? तो जो जानवरों को मार देता था उसको कबीले का सरदार बनाया, और जो आदमियों को मार देता था उसको राजा बनाया। मतलब इस राज्य की सीमा में हम सुरक्षित हैं, और दूसरा कोई राज्य का राजा या राज्य आएगा तो ये उनको मार देगा। तो इस ढंग से हम प्राकृतिक भय और पाशविक भय से निपटते हुए कबीला युग, राजा युग से होकर के आज हम लोकतांत्रिक युग में आए हैं। अब इसमें ये जो तीसरा वाला है, इसकी क्या दशा है? मानव में निहित अमानवीयता का भय। इसमें न कच्चा घर काम कर रहा है, न पक्का घर काम कर रहा है, न सीसीटीवी काम कर रहा है, न हैरिसन का ताला, न गोदरेज का ताला, न डिजिटल लॉक, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैं गुड़गांव में एक स्कूल में सारे तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और उस स्कूल के अंदर ही एक बच्चे की हत्या हो गई, केवल इसलिए कि पीटीएम टलवाना था। मतलब बच्चे नहीं कर दिया हत्या, छोटे बच्चे को मार दिया कि छुट्टी हो जाएगा तो पीटीएम नहीं होगा। पीटीएम नहीं होगा तो क्या चीज होगा? टल जाएगा, क्योंकि उसका नंबर कम था। अब नंबर कम क्या चीज जो जुड़ गया? सम्मान से जुड़ गया, तो सम्मान के लिए उसने कर दिया। तो मानव में निहित अमानवीयता का भय ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, घट ही नहीं रहा है। तो जो भय है, यानी जो असुरक्षा, हम बोल रहे हैं कि शिक्षा से क्या होगा? असुरक्षा खत्म हो जाएगी। अभी तक हुई नहीं है, लेकिन होगी इसी से खत्म। ये तो कामना के रूप में तो सही है भाई, मानव अपने आचरण के साथ हो जाएगा शिक्षा संस्कार पूर्वक, तो ही तो भय कम होगा। तो ये तीन प्रकार के हमारे भय हैं। इन भय से निपटने के लिए हमने समय समय पे प्रयास किए हैं। ये पहले तो आदमी आहार के लिए संघर्ष किया ना, अब अपने जिंदगी के लिए कैसे खाएंगे और कैसे रहेंगे। अब आहार के लिए संघर्ष किया तो क्या किया? शुरू में जानवरों को मार के खाता था, कच्चा ही खाता था। अच्छा अब बताइए, या भून के खाता था। अब जानवरों को मार के खाना आसान काम थोड़ी था। जानवर थोड़ी चुपचाप बैठे हुए आओ हमको मार के ले जाओ। भाई आदमी गया जानवर को मारने के लिए, मार पाया तो ठीक है, नहीं मार पाया तो
ताली बजा के रात बिता दिया, क्या करेगा। अच्छा फिर मान लिया किसी तरह, क्योंकि क्या थे हथियार भी तो वही थे ना, पत्थर थे, और उसी को घिस के नुकीला उकीला बनाता था। लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, क्या करेगा। फिर अगर जानवर को लेकर के आया तो उसका चमड़ा उतारना कठिन काम था, जब तक आग की खोज नहीं हुई थी। तो कुल मिलाकर के आदमी खेती की तरफ क्यों गया? क्योंकि खेती करना आसान काम था जानवर को मारने से। खेती में निश्चितता थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए इसको नोट करके रखिए, निश्चितता। मानव हर क्षण हर पल निश्चितता चाहता है। खेती में निश्चितता थी कि एक बीज डालेंगे, किसी चीज का एक बीज अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो 3-4 महीने में वो 50 बीज में बदल जाएगा। बदलता है कि नहीं बदलता है? धान, गेहूं, चना, अरहर, ये सारी चीजें क्या हैं? एक बीज को डालिए, 3-4 महीने 5 महीने में 50 बीज मिल जाएंगे। ये निश्चितता थी। फल अगर कहीं पहचान लिया खाने वाला, उसकी खेती शुरू किया, तो एक निश्चित टाइम पे उस पर फल आएगा। तो निश्चितता की तलाश में खेती को सबसे अच्छी जीविकोपार्जन की चीज मानी गई, क्योंकि उससे आहार की निश्चितता थी। उधर की तरफ गया तो एक्चुअली निश्चितता की खोज में है। तो जिस चीज में उसको निश्चितता मिली, उनको अपने उपयोग में ले आया। जिस पदार्थ में निश्चितता पहचान पाया, उस पदार्थ को उपयोग में लाया। ऐसा नहीं है कि बाकी पदार्थ में अनिश्चित आचरण है, अपने लिए उपयोगी पाया, उनको ले आया, अपने पास रखा। पेड़ पौधे में निश्चितता है, उनका उपयोग किया। जीव जंतुओं में निश्चितता थी, उनका उपयोग किया। अब मानव में निश्चितता हो ही नहीं पा रही है, इसलिए एक मानव दूसरे मानव के लिए अनुपयोगी हो जा रहा है। कोई भी परिवार टूटने का कारण क्या होता है? किसी भी परिवार में जो विभाजन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि स्वतंत्रता चाहते हैं। मूल मुद्दा साधन का नहीं है कि नहीं जी हमारा साधन आपका साधन, जमीन बट जाएगा। मानसिकता का है। मन में एक स्वतंत्रता चाहते हैं। आपका अड़ंगा क्यों लगे, हमारा जीना अलग है, आपका जीना अलग है। तो मानसिकता का मामला है, वो सुविधा का मामला ही नहीं है। हमको लगता है सुविधा का मामला है। इसलिए भी अलग होने की कोशिश किया कि जब आदमी कम रहेंगे तो झगड़े कम रहेंगे। फिर उसमें क्या हुआ कि छोटा परिवार हो गया। छोटे परिवार में अलग तरह की समस्या हो गई। फिर उस परिवार में 2 ही सदस्य बचे, उनमें भी नहीं पट रहा है। अब क्या करें? तो लास्ट में कोर्ट कचहरी। अभी कोर्ट कचहरी में पारिवारिक मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी अलग हो गए। अब इसमें कहां अलग होते होते कहां तक जाएंगे? जबकि ये सही बात है कि मानव जब भी खुशी पूर्वक जिएगा तो मानव के साथ जिएगा। इस सभा में बैठे हुए सभी लोग आप जांच के देखिए, आपको खुशी ज्यादा कब मिलती है? जब किसी के साथ अपनत्व पूर्वक, तालमेल पूर्वक आप जीते हैं, कि आपको सुविधा ज्यादा मिलती है, तब खुशी मिलती है। तो जब आपको कहीं तालमेल मिलता है, कहीं हार्मनी मिलती है संबंध में, तब आपको ज्यादा खुशी मिलती है। तो हमने मानव को समझा नहीं, मानव से दूर होने की कोशिश में लग गए। तो परिवार टूटने लगे, संबंध छूटने लगे, पति पत्नी भी अलग होने लगे, दूर दूर रहने लगे। और दूर होने का मन किया तो कोर्ट कचहरी चले गए। ऐसे ही कर रहे हैं। तो साथ जीना कोई कार्यक्रम है, ये पकड़ में नहीं आया, जबकि साथ जीने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। उसके अलावा आप खुश हो ही नहीं सकते। तो ऐसा हम अभी जीते हुए आए हैं। शिक्षा करते किसकी है? अभी जो शिक्षा का कार्यक्रम है वो किसके साथ है? बच्चों के साथ। फिलहाल शिक्षा का कार्यक्रम कहां से शुरू होता है? पढ़ने के लिए कौन बोलता है आपको?
और आप पापा मम्मी को पढ़ने के लिए बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते हो? नहीं बोलते हैं। क्यों? वो आपसे बड़े हैं, इसलिए आप उनको नहीं बोल सकते कि आप भी पढ़ो। ठीक है, यानी बच्चों को हम ये मान के रखे हैं कि बच्चों को ही शिक्षा की जरूरत है। तो जिस बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उस बच्चे को समझा गया क्या? वो बच्चा क्या है? जिस बच्चे के लिए हम सारा शिक्षा का कार्यक्रम बनाए हैं, स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, ट्यूशन लगाए हैं, शिक्षा विभाग बनाए हैं, शिक्षा मंत्रालय बनाए हैं, उस बच्चे को समझा गया? तो बच्चे को क्या समझा गया? उसको बोला गया चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा हूं, जितने भी टीचर हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं। अब पढ़ के पढ़ा नहीं पाए आज तक। तो बच्चे में कुछ मौलिकताएं होती हैं, उनको पहचानना पड़ता है। तो जिंदा बच्चे को हम पढ़ सकते हैं या किताब में लिखा है? देखिए मनोविज्ञान में भी क्या है, जो लोग भी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान कुछ पढ़े होंगे, साइकोलॉजी पढ़े होंगे, उसमें ज्यादातर प्रयोग जो है जानवरों के साथ किए गए हैं। आप में से पढ़े होंगे, थॉर्नडाइक ने किया है, पावलव ने किया है। ये सब किस पे किए हैं? जानवरों पे, बंदर पे, चिंपैंजी पे, कबूतर पे, खरगोश पे, बिल्ली पे, इसी पे तो किए हैं प्रयोग। इसमें कोई है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी या टीचर हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी बीएड किए होंगे। तो सारे प्रयोग जो किए गए हैं किस पे किए गए हैं? जानवरों पे। लगाया किस पे गया? आदमी पे। जबकि यहां बोल रहे हैं जानवर अलग चीज है और आदमी अलग चीज है। अब फॉल्ट समझ में आ रहा क्या गड़बड़ है? गड़बड़ यही है, मानव का अध्ययन नहीं हुआ। तो एक बच्चे को समझा जाए क्या है, तो बच्चे के अंदर कुछ मौलिकताएं होती हैं। पहला होता है बच्चा जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब, जिज्ञासु का मतलब जी, नया जानने की इच्छा। हाँ, हर चीज जानने की इच्छा होती है। नया नया नहीं, हर चीज, नया पुराना। तो बच्चा प्रश्न कर करके आपको परेशान कर देता है। कितना परेशान कर देता है कि आप उसको स्कूल भेज देते हैं। जा वहीं जा, कब हमारा जान छोड़। अच्छा, और बच्चा रुकता नहीं है, स्कूल में भेजने के बाद भी आता है तो प्रश्न पूछता है। तो अब क्या करें? अब क्या करते हैं? ट्यूशन लगा देते हैं। जा अब वहां टाइम पास कर। अच्छा, जिसके जिसके यहां ट्यूशन पढ़ने गया उसके भी बच्चे हैं, वो क्या करता है? वो अपने बच्चों का कहीं और ट्यूशन लगा देता है। अब वो उसके बच्चे जिसके यहाँ हैं वो अपने, तो सारा संसार ट्यूशन लगाने में लगा हुआ है। मूल में प्रश्न क्या है कि बच्चे में जिज्ञासा है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद ये तो ध्यान जाता ही है कि बच्चा जिज्ञासु है। जैसे हम बच्चे को खिलौना ला के देते हैं, छोटा बच्चा, उसको खिलौना ला के देते हैं, वो खिलौने से खेलता है। खेलता ही है कि कुछ और भी करता है? हाँ जी, खोलता है, तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? आप पीटना शुरू कर देता है, आप अरे छोड़, रुक 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 रुक, तोड़ देगा तू, बहुत महंगा खिलौना है। तो 2 बार 3 बार अगर आपसे आंख बचा के तोड़ लिया तो तोड़ लिया, नहीं तो आप तो निगरानी रखते हो जब वो खोलता है, क्योंकि आपने पैसा लगाया उस पर, तो मेहनत से का पैसा लगा हुआ है। तो आपको नहीं तोड़ रहा है, ये तो तोड़ रहा है खिलौना, मत तोड़ो, बहुत महंगा है। तो क्या करता है? खिलौने को कहीं किनारे, क्या करता है? कहीं किनारे रख देता है और वही सीसी बोतल ढक्कन से खेलना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि पता है कि ये सीसी बोतल ढक्कन इनके लिए कबाड़ है, ये इसके लिए डांटेंगे नहीं। और हम क्या कहते हैं? देखो इतना महंगा खिलौना लाया था, अब इसका इसमें मन ही नहीं लगता, अब इसको फिर खिलौना ला के दो। आप उसको खेलने कहाँ दिए?
तो एक्चुअली क्या है, बच्चा जिज्ञासु है, हर चीज को देखता है। छोटा बच्चा बिल्कुल ही नवजात बच्चा ऐसे लेटा है और लेटे लेटे देखता पंखा है और चल दिया, आंख ऐसे करता, अरे क्या हो गया, फिर देखता ही रहता उसको चलते हुए, ये क्या चीज है। तो जब ये कह रहे हैं बच्चा जिज्ञासु है, तो बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, जन्म से जिज्ञासु है। आप हम सभी जांच के देखे ही हैं, हमारे आपके घर में बच्चे बड़े हुए ही हैं, अपना भले हम नहीं देखे होंगे, अपने बच्चों का तो देखे ही हैं। दूसरा, बच्चा न्याय का याचक है। न्याय का याचक है। याचक, याचक याचक का मतलब चाहने वाला। न्याय चाहता है, करता नहीं है, मतलब करने की योग्यता नहीं है। ऐसा मत समझ लें कि न्याय करने वाला, न्याय करने की उसमें योग्यता नहीं होती, लेकिन न्याय चाहता है। कैसे न्याय चाहता है आप बताओ। आप अगर दो भाई बहन हो, मतलब एक भाई एक बहन हो या दो भाई हो, और आपको 3 चॉकलेट आ जाए, तो उसको कैसे खाओगे आप, बांटोगे कैसे? हाँ, ऐसे न्याय होता है। देखिए, तो बच्चा न्याय का ये बोल रहे हैं 3 चॉकलेट है, तो मैं और मेरा छोटा भाई है, तो चूंकि वो छोटा है इसलिए उसको 2 दे दूंगा और मैं 1 ले लूंगा। अब कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है, नहीं मैं बड़ा हूं तो मैं 2 ले लूंगा, ऐसा भी कह सकता है, भाई तुम छोटे हो तुम 1 ही लो। ऐसा न्याय है। हम क्या सोचते हैं न्याय, हमको बांटना हो तो कैसे बांटेंगे बड़े लोग? 1.5 और 1.5, 1.5 तुमको 1.5 उसको। अच्छा, छोटे को तो 2 देंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो नहीं, छोटा है। लेकिन ये देखिए, बच्चे की दृष्टि न्याय की, इसीलिए मैंने बच्चे से पूछा। तो बच्चा न्याय का याचक है। छोटा भी चाहेगा मैं छोटा हूं तो 2 मिल जाए, क्यों आ रहा? तुमको 2 चाहिए कि 1 चाहिए? 1 ही चाहिए। तो बच्चे अपने हिसाब से लेकिन न्याय करना चाहते हैं, वो ढूंढते हैं, याचना है, चाहते हैं मेरे साथ न्याय हो, मैं न्याय करूं, लेकिन योग्यता उनमें नहीं है, और ये जन्म से चलता ही रहता है। तीसरा, हर बच्चा सही कार्य व्यवहार चाहता है। हर बच्चा सही कार्य व्यवहार चाहता है, करता है नहीं, चाहता है। इसका कोई उदाहरण दीजिए। इसका कोई उदाहरण दीजिए कि हर बच्चा सही कार्य व्यवहार चाहता है। हाँ जी, नहीं आ रहा कोई उदाहरण? जैसे आप बच्चे को डांट देते हैं तो क्या बोलता है? क्या बोलता है? अच्छा, बोलता नहीं तो उसका एक्शन क्या होता है? आप किसी बच्चे को डांट दीजिए तो उसका एक्शन क्या होता है? उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो झल्लाएगा, हाँ, गुस्से में आ जाएगा। देखो, आर्या गुस्से में आ जाती है। क्यों गुस्से में आ जाती हो? पापा ने डांटा तो आपको गुस्सा क्यों लग जाता है? नहीं डांटते हैं, तब कौन डांटता है? तो मम्मी डांटती है तो आपको गुस्सा क्यों आ जाता है? बोल नहीं सकती, डर लग रहा मम्मी से। चलिए, तो कुल मिला के ये सारी बातें क्या है कि ये इसलिए गुस्से में आती है, ये इसलिए बुरा लगता है कि नहीं,
हमको समझा नहीं गया, हमको डांट दिया गया। हम तो सही कर रहे थे, इनको पता ही नहीं था हम सही कर रहे थे। वही बच्चा अगर खिलौना तोड़ रहा था तो सही कर रहा था कि गलत कर रहा था, अब पता नहीं। अब मम्मी ने डांट दिया क्योंकि खिलौना तोड़ रहा था, क्योंकि मम्मी ने खरीद के लाया था, पैसा लगा था, तो उनको लग रहा है तो तोड़ रहा है। लेकिन बच्चे को लग रहा है चल क्यों रहा है भाई, चाबी भरा चल क्यों रहा है। अब देख रहा है कि और चीज चली नहीं रही है, क्यों चल रहा है, तो वो तो तोड़ के देखना चाहता है क्यों चल रहा है। अब उसको डांट पड़ गई, उसको अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा आ जाएगा। तो क्या है, वो सही कार्य व्यवहार अपने लिए चाहता ही है, उसको डांटा ना जाए, उसको समझाया जाए, उसकी बात को समझा जाए, ऐसा वो चाहता ही है। चौथा, बच्चा सत्य वक्ता होता है। होता है कि नहीं होता है? बच्चा जन्म से सत्य वक्ता होता है। वो तो हम बोलते हैं कि भाई पापा अंदर से बोल दिया कि जाओ बता दो पापा नहीं है, तो बच्चा जाके बोल रहा है पापा बोले हैं कि पापा नहीं है। मतलब ये तो ऐसा नहीं है सब जगह होता होगा, या सब बड़े झूठ ही बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चा तो सत्य वक्ता होता है, झूठ का तो उसको पता ही नहीं रहता झूठ क्या होता है। ये चार मौलिकताएं बच्चे में जन्म से होती हैं। अब कोई भी दुनिया की साइकोलॉजी लेकर के आइए, बच्चे के अंदर ये चार मौलिकताएं होती हैं, इसको काट सकता है? नहीं काट सकता। इसी बच्चे के साथ हमको काम करना है शिक्षा में। जिस बच्चे के साथ ये पूंजी है, यही पूंजी है इसकी, यही कैपिटल है, इसी बच्चे के साथ हमको काम करना है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? अब जो हम अपारेंट कंडीशनिंग समझाते हैं बंदर का और कबूतर का, बच्चा तो ऐसा है। अभी हमने क्या कहा, नहीं तुम्हारा एक ही काम है। अभी हमने बच्चे का क्या काम दिया पता है? बच्चों के लिए क्या काम निकाले हैं? खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा। ये दोहरा रही है। हमने ही दो काम बजा के रखा ना, उसको समझ रहे हैं ना। स्कूल में भी यही है, पढ़ ले पढ़ ले। उसको समझा नहीं जा रहा, उसकी जिज्ञासा तृप्त नहीं हो रही है। वो प्लासी की लड़ाई तो सुनता है कि प्लासी में लड़ाई हुई थी, पानीपत में युद्ध हुआ था, उस युद्ध से ये रिजल्ट आए थे, लेकिन घर में मम्मी पापा क्यों लड़ रहे हैं वो आज तक समझ ही नहीं पाया है। जबकि सब सुविधाएं हैं, खाने पीने का भी जुगाड़ है, बढ़िया बेडरूम है, बढ़िया घर है, कपड़े भी हैं, लेकिन फिर लड़ क्यों रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा है। भाई पिताजी चाचा के बीच में झगड़ा क्यों हो गया और अलग अलग क्यों हो गए वो समझ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मानव का अध्ययन शिक्षा में से गायब हो गया। शिक्षा में मानव का अध्ययन नहीं है। मानव ने इतिहास में कुछ गलतियां की है उसका अध्ययन है, लेकिन मानव का अध्ययन नहीं है, मानव की मानसिकता का अध्ययन नहीं है। तो मानव शिक्षा से बाहर हो गया। जैसे मैं चूंकि शिक्षा से जुड़ा हूं, तो मेरा जब बैठता था आदरणीय नागराज जी के पास, स्वामी जी बहुत रहे हैं, स्वामी जी का मतलब हमारा स्वामी जी की मुलाकात अध्ययन में 2009 की है। तो आप भी आदरणीय नागराज जी के साथ लंबा संवाद किए हैं। अनु भी मिली होगी, अनु बाबा जी से मिली हो ना, अनु है, कृष्णा शायद नहीं मिल पाए होंगे। तो मैं चूंकि शिक्षा में जुड़ा रहा, तो मेरा प्रश्न आता था कि बाबा जी, जैसे बाबा जी उनको बोलते थे हम लोग, तो बाबा जी मतलब वो बाबा नहीं, परिवार में एक बुजुर्ग है जिसको कोई समझ है और वो बता रहा तो उसको बाबा ही बोलते हैं ना। तो हम बोलते थे कि बाबा जी ये बताइए कि बच्चे का पाठ्यक्रम क्या है। मतलब हमको पाठ्यक्रम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बच्चे के लिए क्या पाठ्यक्रम है। तो उन्होंने कहा एक लाइन का सूत्र पकड़ लो, बच्चा जितने में जीता है उतना उसका पाठ्यक्रम है। हमने कहा एग्जाम्पल, तो बोले जो छोटा बच्चा है
वो केवल और केवल अपने परिवार में जीता है, अपने मम्मी पापा भाई बहन दादी बाबा। अब उसको समझ देनी है, देखिए समझ देनी है तो मूल्यों की देनी है। शिक्षा संस्कार का मतलब क्या है? मूल्यों की समझ देनी है। तो उन संबंधों पे बात करना पड़ेगा जिन संबंधों में जीता है, उसका पाठ्यक्रम वहां से बनाइए। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा या मोहल्ले में भी जाने लगा, तो उसके कुछ मित्र हो गए, तो उसका संबंध फैला दायरा, तो उसका पाठ्यक्रम वहां हो गया। और मित्र बने और रिश्तेदारों में जाने लगा, वो पाठ्यक्रम हो गया। बाजार भी जाने लगा, वो भी उसका पाठ्यक्रम हो गया। तो बोले ऐसे पाठ्यक्रम बनता है। तो इसका एक सूत्र है, बच्चा जितने में जीता है उतना उसका पाठ्यक्रम है। तो उसको समझने के लिए बच्चा न्याय का याचक है, बच्चा जिज्ञासु है, बच्चा सही कार्य व्यवहार चाहता है, बच्चा सत्यवक्ता है। इसको समझ के अगर हम पाठ्यक्रम बनाएंगे तो पाठ्यक्रम में क्या रखेंगे? अच्छा, ये पूंजी लेके बच्चा हमारे यहाँ कितने दिन रहता है शिक्षा में? 20 साल तक रहता है। 20 साल जिंदगी की लगाता है, और वो भी अपने जिंदगी का सबसे क्वालिटेटिव टाइम लगाता है, जिसमें वो सब कुछ सीख सकता है, सब कुछ समझ सकता है। एक उम्र के बाद तो उसको बोलता है क्या करें, अब तो रोजी रोटी और झगड़ा लड़ाई ये वो, क्या इसमें समझें। लेकिन वो जो 20 साल होते हैं, उस 20 साल में उसको मतलब ही नहीं है घर में गैस है कि नहीं है, सब्जी है कि नहीं है। यानी वो पूरा का पूरा एकदम से एक ही दिशा उसकी है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, समझना जीना, समझना जीना, अभ्यास। तो ये 20 साल तक इस पूंजी को लेकर के शिक्षा में लगाता है, और 20 साल का टाइम कम नहीं होता। इस 20 साल में क्या होना चाहिए? तो बच्चे की जिज्ञासा तृप्त होनी चाहिए। यहां लिख रहे हैं तृप्त। तृप्त मतलब तृप्त यानी अब बची ही नहीं जिज्ञासा। जितना भी ज्ञान है वो मेरे में हो गया और निरंतर बना हुआ है मेरे में। ज्ञान हो गया और निरंतर मेरे में बना हुआ है। भाई कोई समझ हो गई और मेरे में निरंतर बनी हुई है। कि कोई समझ हो गई और निरंतर बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है? जैसे आपको प्यास लगने पर पानी चाहिए और पानी से प्यास बुझेगा, ये आपको बचपन में एक बार समझ में आ गया। जब छोटा बच्चा होता है तो रोता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता प्यास लगी है। माँ को समझ में आता है तो 2 चम्मच पानी मुंह में डाल देती है, शांत हो जाता है। और उसको देखते देखते बड़ा होता है। कुछ दिनों के बाद जब उसको लगता है कि मुझे जब इस तरह की कोई डिमांड मेरे, वैसे प्यास शब्द उसको थोड़ी पता है, लेकिन मेरे में जब इस तरह की कोई डिमांड आती है तो माँ ये चीज हमको पिला देती है तो शांत हो जाती है, तो फिर खुद उठा के पीने लगता है। तो माँ पूछती प्यास लगा था क्या, पानी पी लिया? तब उसको समझ में आता अच्छा इसको प्यास बोलते हैं। मतलब माँ पिता कोई हो सकते हैं, नहीं तो पिता कहेंगे हमको किनारे ही कर दे रहे हैं। तब उसको लगता अच्छा इसको प्यास बोलते हैं। तो जो उसके अंदर से डिमांड आई थी उसको नाम रख देता प्यास, और बुझेगा किससे? पानी से। ये उसको एक बार समझ हो गया। अब उसमें क्या बदलाव होगा? नहीं जी, ये तो जो प्यास लगती है तो इसमें तो जो गरीब लोग होते हैं वो पानी पीते हैं, मैं तो अमीर हूं तो मैं तो देसी घी पीऊंगा। भाई गरीबी अमीरी का कुछ फर्क होना चाहिए कि नहीं? मैं पानी से, गरीब लोग प्यास लगती तो पानी पी के बुझाते हैं, अब मैं अमीर हो गया तो मैं भी पानी पीऊंगा? नहीं जी, मैं तो देसी घी पी के बुझाऊंगा। ऐसी कोई समझ बदलती है उसमें? नहीं बदलती। तो एक बार जो समझ होती है वो निरंतर आप में बनी रहती है। तो एक बार अगर जिज्ञासा तृप्त हो गई, जिज्ञासा कितनी है? बहुत ज्यादा नहीं होती। हमको लगता है ये भी जानना चाहता वो भी जानना, ज्यादा नहीं है। अभी कंटेंट आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा जिज्ञासा बहुत ज्यादा नहीं होती। 4-5 तरह की जिज्ञासाएं हैं, उसी को एक्सप्लोर करना है, और 20 साल उसके लिए शिक्षा है, उसमें जिज्ञासा तृप्त हो सकती है। ऐसा इस कंटेंट का भी दावा है कि हर मानव तृप्त हो सकता है ज्ञान में। इसी तरह से बच्चा अगर न्याय का याचक है तो 20 साल में उसको क्या शिक्षा देनी है? 20 साल में शिक्षा को क्या करना है?
कि उसकी न्याय करने लग जाए, न्याय की योग्यता हो जाए उसके अंदर, न्याय पूर्वक जीने लग जाए। नहीं तो हम बचपन से न्याय चाह रहे थे और बुजुर्ग में भी न्याय चाहते चाहते दुनिया से विदा हो गए। तो शिक्षा क्या की, संस्कार क्या किया, परिवार क्या किया, समाज क्या किया? आप न्याय की तलाश में पैदा हुए, न्याय के तलाश में ही चले गए। तो न्याय की योग्यता हो जाए। तीसरा, सही कार्य व्यवहार चाहता है तो ऐसा करने लग जाए, सही कार्य व्यवहार करने लग जाए। चौथा, सत्य वक्ता है तो सत्य में उसकी निष्ठा हो जाए कि सत्य कोई चीज होती है, सत्य कोई चीज होती है, सत्य सत्य ही सत्य है, असत्य कभी सत्य नहीं है। हम लोगों से लोग पूछते हैं नहीं झूठ जरूरी है, तो हमने कहा देखिए अगर झूठ जरूरी है तो 15 दिन केवल झूठ पे जी के देख लीजिए, एक प्रयोग कर लीजिए, लेकिन उस 15 दिन सत्य नहीं बोलना है, केवल झूठ बोल के देख लीजिए। और 15 दिन सत्य बोल के देख लीजिए, तो सत्य वाले में आपको उतना कष्ट नहीं होगा। अभी लगता नहीं जी सत्य में कष्ट हो जाएगा, नहीं होगा। झूठ वाले में आपका तो माने पागलपन जैसी स्थिति हो जाएगी 4 दिन में। अभी तो हम सत्य झूठ मिला के चलते हैं, इसलिए बोलते हैं झूठ को महिमा मंडन करते हैं। तो सत्य में निष्ठा हो जाए, यह शिक्षा का काम था। क्यों? अच्छा, काम क्यों था? हम ये उपदेश नहीं दे रहे, ये काम था। हाँ जी, इस पूरे शिविर में ये नहीं कहा जाएगा ये करना चाहिए। करना चाहिए का मतलब दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। सत्य बोलना चाहिए, हो गया। जिससे कहा जा रहा है वो बोले, हमारे लिए नहीं था। तो इस पूरे शिविर में आपको कुछ भी उपदेश नहीं दिया जाएगा। हम जब कह रहे हैं सत्य में निष्ठा हो जाए, जिज्ञासा तृप्त हो जाए, तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बच्चे को देखा कि ये उसके अंदर है, बच्चा ऐसा ही है, जैसा है उसको उसमें योग्यता हो जाए, इतना ही सा काम है। हमने जब लाभोन्मादी, भोगोन्मादी, कामोन्मादी शिक्षा दे दिया तो उसमें क्या दे दिया? सारा जिज्ञासा किधर? पैसा आना चाहिए। सारे जिज्ञासा से क्या आना चाहिए? पैसा आना चाहिए। करो लाभोन्माद। लाभोन्माद का मतलब क्या है? जैसे ये पेन है, ये पेन को मैं 20 रुपए में खरीद के ले आया और 25 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ? 20 रुपए में पेन ले आया और 25 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ? तो कोई बता सकता है, गणित थोड़ी है। 5 रुपए। अच्छा, 20 रुपए का लाया और 30 रुपए में बेचा, बोल भी नहीं रहे आप। 10 रुपए। 20 रुपए का लाया और 50 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ? 20 रुपए का लाया और 100 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ? 20 रुपए का लाया और 200 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ? आप गणित विधि से बढ़ते जा रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि 20 रुपए का पेन क्यों 200 रुपए में आप बेचेंगे। तो हम गणित विधि से बढ़ते जा रहे हैं। बढ़िया हल, हाँ हाँ बढ़िया, नंबर मिल गया जी, 180 रुपए फायदा हुआ गणित विधि से। कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया क्या आपको हो गया है, आप क्यों 20 रुपए का पेन 200 रुपए में बेचना चाहते हो। अभी ऐसा ही हो रहा सब जगह पे, कोई नहीं पूछ रहा है। तो इस पेन की कीमत जो हम बेचेंगे कैसे डिसाइड होगी? तो बाजार में 20 रुपए का मिला, मैं बाजार गया, आया, अपना समय लगाया, कोई श्रम लगाया, पेट्रोल जलाया या साधन से बस से गया, भाड़ा खर्च हुआ, वो दाम जोड़ के मैं आपसे ले लिया कि मैं 20 का 200 रुपए में बेचूंगा। तो जब 20 का 200 में बेचा जाएगा तो इसी को बोलते हैं लाभ। जब उन्माद के स्तर पे आ जाता है उसी को लाभोन्माद बोलते हैं। उन्माद के स्तर पे क्यों आता है? जब हमको लगता है आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित हैं, तो मेरे पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, खूब सारा पैसा होगा तो ही हम
सरवाइव कर पाएंगे तो इसमें लाभोन्मादी हो जाता है। फिर वो 20 रुपए का पेन 500 रुपए में भी बेच ही सकता है। बेचेगा, क्या दिक्कत है? तो देखिए, बच्चों को अगर पैसे की सही जानकारी दे दी गई रुपए की, तो बच्चा रुपए के पीछे पड़ेगा नहीं। रुपया तो कमाए, मतलब ठीक है, रुपया है, अभी तो हमारे पास रुपया ही बचा है और कुछ तो बचा ही नहीं है। क्या बचा बताइए? दिल्ली में जब बोलते हैं भैया आपके पास हवा बचा नहीं है, हवा खराब कर दिए, पानी बचा नहीं है, पानी खराब कर दिए, मिट्टी बचा नहीं है, मिट्टी खराब कर दिए, बचा क्या है? पैसा ही बचा है। पैसे को खाओ, पैसे की रोटी बनाओ, आगे चल के ही होगा। तो कुल मिला के क्या होगा कि पैसे की सही जानकारी दे दी जाए बच्चे को। और पैसे की सही जानकारी यह है कि पैसा स्वयं में पैसा है ही नहीं। हाँ जी, पैसा स्वयं में पैसा नहीं है, वो रुपए पर ही लिखा है। क्या लिखा है? हर रुपए पे क्या लिखा है? मान लीजिए 10 रुपए का नोट है तो उस पर क्या लिखा रहता है? देखिए 10 रुपए का नोट क्या लिखा रहता है उस पे? उस पे बीच में 2 लाइन एक लिखा रहता है, जहां साइन रहता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन रहता है, तो वहां क्या लिखा रहता है? मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो वो वचन है, रुपया थोड़ी है। वो वचन है, और उस वचन से कोई कभी भी मुकर सकता है, जैसा कि 8 नवंबर 2016 को मुकर गए थे। कि आपके पास जो 500 और 1000 की नोट है वो कल से आपका काम खत्म। तो जिसने वचन दिया उसकी मर्जी, मुकर जाएगा। तो मूल में पैसा कुछ भी नहीं है, वस्तु उसके पीछे है। अब जैसे आपके पास 10 बोरे गेहूं हो और कोई टीवी पे आकर के बोले कि हिमांशु जी जो आपके घर 10 बोरे गेहूं हैं वो कल से बेकार हैं, वो होगा? नहीं होगा। वस्तु थोड़ी बेकार होती है। लेकिन जो प्रतीक है, तो रुपया क्या है? प्रतीक है। वो किसी ने जारी किया है, जिसने जारी किया उसका उस पर अधिकार है, इसीलिए आके बोल दिया कल से खत्म। वो टेंडर है ही नहीं है। तो कुल मिला के वस्तु मूल होती है, वो भी किसी वस्तु के बदले ही छापी गई है, रुपया भी। तो हमने क्या किया? समस्त जिज्ञासा को कहां ले आके टिका दिया? पैसे पे। और पैसे से कुछ भी नहीं मिलता। कुछ मिलता पैसे से? लोहे बोलना नहीं मिलता। समझ लो, बोल रहे हो नहीं मिलता है। पैसे से कुछ नहीं मिलता। कॉपी कैसे मिली थी? पेन कैसे मिली थी? घर में बनाए थे या दुकान से लाए थे? तो दुकान में कैसे मिली थी? पैसे से मिली थी। अभी बोल रहे हो पैसे से नहीं मिलता, तो हाँ में हाँ मिला रहे हो खाली। तो आप बताइए, पैसे से कुछ मिलता है? जी जी, साधन सामग्री पैसे से मिलती है। हाँ जी, हाँ जी जी, तभी तो पैसे देंगे तभी कोई आएगा। हाँ, पैसे से सामान मिलता है ऐसा कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं पैसे से सामान भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट हैव फिक्स द मनी एज ए ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये इतना का ये कंसिडर किया है, बेस वैल्यू है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि पैसे से सामान भी नहीं मिलता या नहीं मिलेगा। आगे चल के क्या करेंगे आप? बहुत सारे देशों में हो भी गया, बोरे में रुपया लेके जाते हैं और झोले में सामान नहीं मिलता। सोमालिया वगैरह में क्या हुआ था? लोगों के पास पैसा था, बोरे में पैसा लेके जाते थे और झोले में सामान नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि पैसा था, सामान था ही नहीं। आप कल्पना करिए कि आप गेहूं, इस देश, इस दुनिया के लोग, धरती के लोग
अगले 5-7 साल तक गेहूं ना उगाएं, तय कर लें गेहूं नहीं उगाएंगे, तो 5-7 साल में तो बचा हुआ खत्म हो जाएगा ना, खत्म होगा कि नहीं, हो ही जाने की संभावना है। अब उसके बाद आपसे कहें कि भैया ये लीजिए 100 रुपये जरा गेहूं ला दीजिए 1 किलो, ये लीजिए 1 लाख रुपए जरा 1 किलो गेहूं ला दीजिए, ये लीजिए 1 करोड़ रुपए जरा गेहूं ला दीजिए, ये लीजिए मेरा घर पूरा ले लीजिए, लिखवा लीजिए, लेकिन 1 किलो गेहूं ला दीजिए। गेहूं मिलेगा? मिलेगा गेहूं? ऐसा स्कूल में पढ़ाया गया था कभी? नहीं, गेहूं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गेहूं है ही नहीं। अभी पेट्रोलियम खत्म होने वाला 100, 125, 150 साल में, फिर कितना पैसा होगा कि आपको पेट्रोल मिलेगा? तो हम जो ये मान्यता अभी से शिक्षा में बच्चों में बिठा रहे हैं, पैसे से सब कुछ मिलता है और तुम केवल एक ही काम करो, पैसा कमाओ, धरती जाए भाड़ में। अभी हम क्या कह रहे हैं? धरती जाए भाड़ में। कह भले नहीं रहे हैं, लेकिन कर वही रहे हैं। सीधे सीधे कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन कर वही रहे हैं कि धरती जाए भाड़ में। पदार्थ हैं, पदार्थ, पदार्थ का मतलब मिट्टी, पत्थर, मड़ी, मड़ी मतलब चमकने वाली चीज, मतलब जिसमें से प्रकाश निकलता हो, और धातु, ऐसी चीजें को पदार्थ बोलते हैं। मतलब और डैश डैश कर लीजिए, पानी वगैरह, हवा वगैरह सब। और एक होता है पेड़ पौधे, तीसरा होता है पशु पक्षी, और चौथा मानव। ये 4 तरह की चीजें धरती पर पाई जाती हैं। अब इसमें कनेक्शन देखिए, पदार्थ और पेड़ पौधों के बीच में हार्मनी है। पदार्थ और पेड़ पौधों के बीच में हार्मनी है। हार्मनी का मतलब पदार्थ से कुछ चीजें पेड़ पौधों को चाहिए और पेड़ पौधों से कुछ चीजें पदार्थ को चाहिए, और उन दोनों में तालमेल बना हुआ है। जैसे जब कोई हम बीज लगाते हैं, कोई बीज जब हम लगाते क्या है, मिट्टी में गिरा देते हैं। हम क्या करते हैं? बीज को मिट्टी में गिरा देते हैं। भाई या तो प्रकृति खुद गिरा दे या हम गिरा दें, गिरा देते हैं। तो उसमें एक निश्चित समय के बाद उसमें अंकुरण होता है। हाँ जी, एक निश्चित समय के बाद उसमें अंकुरण होता है। अंकुरण का मतलब हो गया। अंकुरण का मतलब एक हिस्सा उसका नीचे की तरफ जाता है और एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है। तो जो नीचे की तरफ जाता है वो पानी और मिनरल की खोज में जाता है, ऊपर जो जाता है वो हवा और धूप की खोज में जाता है। तो इस पौधे को हवा और धूप चाहिए, नीचे से पानी और मिनरल चाहिए, अर्थात पदार्थ चाहिए। सूरज का धूप भी पदार्थ ही है, मिनरल और पानी भी पदार्थ ही है। तो इस पौधे को विकसित होने के लिए पदार्थ चाहिए, और बदले में यह पदार्थ को भी उन्नत करता है। बहुत सारी गैसों को वातावरण से लेकर के और उसको मिनरल में बदल के धरती को देता भी है। इसकी जड़ें नीचे जाती हैं। अगर यहाँ पानी नहीं आ रहा है और आप पानी दे दे के इसके जड़ों को नीचे ले जाते हैं, तो जहां पानी मिलता है वहां तक ये जाता है, पत्थर को भी छेद के जाता है नीचे, और पथरीली जगह पे भी ऊपर की तरफ पानी आ जाता है जड़ के रास्ते से। यानी पदार्थ को भी एक अनुकूलता देता है। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि पदार्थ और पेड़ पौधों के बीच में एक संतुलन है, एक हार्मनी है। इसी तरह से पेड़ पौधे और पशु पक्षी के बीच में भी एक संतुलन है, एक हार्मनी है, एक संतुलन है। कैसे?
तो सीधा है कि ज्यादातर पशु पक्षियों का आहार क्या है? कोई न कोई पेड़ पौधा है, उसका बीज है, उसका फल है, उसकी पत्ती है, उसका जड़ है, उसका तना है। तो पेड़ पौधों का कोई न कोई हिस्सा पशु पक्षी का आहार है। तो इस तरह से पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए पूरक हैं। और पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए कैसे पूरक हैं? पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए कैसे पूरक हैं? हैं कि नहीं है? आपको लगता है? तो कैसे हैं बताइए। हाँ, थोड़ा माइक वगैरह में बोलिए तब पता चलेगा जी। पशु पक्षी खाद्य देते हैं, वो पेड़ पौधों के लिए काम में आता है। खाद देते हैं वो काम में आता है, बढ़िया। जो खाद देते हैं उससे पेड़ पौधे विकसित होते हैं। अच्छा, खाद बनने की प्रक्रिया देखिए। अगर पशु पक्षी ना हो तब भी पेड़ पौधों के पत्ते खाद बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सड़ के पेड़ पौधों का जो छिलका होगा, पत्तियां होंगी, फूल गिरेगा, वो सड़ के खाद बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो पशु पक्षी कैसे उसमें योगदान दे रहे हैं? उस पौधों के बीज को दूसरी ओर गिरा कर बनाते हैं। जी हाँ जी, हाथ खड़ा करिए। कहाँ से बोल रहे हैं? इस पौधे हाँ, इस पौधे के जो बीज है वो जो पक्षी है दूसरी ओर बिखेर कर उसका उत्पन्न करता है। हाँ, वो बीज को विकिरण करके जगह जगह पर उसको ले जाता है, ठीक है। लेकिन ये मामला यहाँ फंसा है कि पशु पक्षी के जो गोबर होते हैं, मतलब जो गोबर करते हैं, उससे पेड़ पौधों को खाद बनता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पत्ते गिर जाए जमीन पर, उसका छिलका गिर जाए, फूल गिर जाए, फल गिर जाए, तो सड़ के भी खाद बन जाएगा। लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए भी कीटाणु वो चाहिए ना, वो उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो कीटाणु, हाँ, तो अभी तो पशु पक्षी की बात हो रही, कीटाणु इसमें नहीं आए हैं। वो इसमें ही आएगा ना, वो जीवावस्था में वो जो भी है पशु पक्षी और कीटाणु। हाँ कीटाणु किसमें आएंगे इस ख्याल में? हाँ, वो इनके बीच में आते हैं। जो काम 1 महीने में पत्तियां या 2 महीने में सड़के करेंगी, वो पशु पक्षी 1 दिन में उसका खाद बना के निकाल लेगी। हाँ, ये मुद्दा है कि जो पत्ती और ये सब चीजें सड़ेंगी 3-4 महीने में, तब खाद बनेंगी। वो जो पशु पक्षी होते हैं उसको 24 घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं, इतनी तेज बनाते हैं खाद। दूसरा, मानव भी उसमें शामिल है जी। काफी बीज ऐसे हैं कि जो इधर भैया हाथ खड़ा करिए। अच्छा, काफी बीज ऐसे हैं कि कभी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो जो प्राणी खाते हैं तो उनका जो उगने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, जल्दी नहीं हो जाता, तभी होता ही है। तभी होता ही है, यस। तो जैसे बहुत अच्छा, जैसे पीपल। ओके, पीपल का जो पौधा पेड़ है, तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे पीपल उगते नहीं देखेंगे, जबकि एक पीपल के फल में हजारों बीज होते हैं, एक फल में। और पीपल पे इतना सारा फल लगता है, लेकिन उस पीपल के पेड़ के नीचे एक भी पीपल का पौधा नहीं उगता है। हाँ, मतलब कोई पक्षी जब उस फल को खाता है तो उस पक्षी के सलाइवा में या पेट में कुछ ऐसे केमिकल हैं जो कि उसमें पावर ऑफ जर्मिनेशन लाते हैं, तब वो जर्मिनेट होता है। अब जब वो बीट करता है तब उग जाता है। इसीलिए कहीं दीवार पे, कहीं कोने में, कहीं नींव में इनका पौधा मिलेगा आपको। ऐसे ही बरगद भी है, ऐसे ही पिलखन है, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, गूलर है। इसीलिए इन पौधों को अपने शास्त्रों में देव वृक्ष बोला है, और ये बोला है कि पक्षियों के बाद इनका उदय हुआ होगा। जो इवोल्यूशन हुआ है तो पेड़ पौधों का बाद पशु पक्षी आए हैं, लेकिन बोलते हैं कि इन पौधों का हो सकता है पशु पक्षी के बाद ही आए हों, क्योंकि इनके बीज तो जर्मिनेट नहीं होते बिना पशु पक्षी के। तो ऐसे हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि किस तरह से पशु पक्षी और पेड़ पौधे एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। ऐसे ही पदार्थ और पशु पक्षी को देखा जाए तो इनके बीच में भी पूरकता है। पशु पक्षियों को पदार्थ से कुछ मिलता है, पानी मिलता है, और बीज मिलता है। बीज पदार्थ अवस्था है कि नहीं है?
तो आज आप जो बोल रहे थे ना, तो जो बीज होते हैं वो पदार्थ और मिट्टी के बीच की कड़ी है। अरे पदार्थ और पेड़ पौधों के, हाँ जी, बीज जो हैं वो सूखे रहेंगे तो पदार्थ अवस्था है, लेकिन जब वो एक निश्चित अनुकूलता पा जाएंगे मिट्टी नमी, तो वो अंकुरित हो जाते हैं, तो प्राण अवस्था बदल जाते हैं, तो उनके बीच की कड़ी है। वैसे ही जो कीट पतंगे हैं वो पेड़ पौधे और पशु पक्षी के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब यहां पे देखिए कि पेड़ पौधे तो मानव के लिए पूरक हैं, मानव पेड़ पौधों के लिए क्या पूरक हो पाया? मानव पेड़ पौधों के लिए पूरक हो पाया, इसमें अभी संदेह है, इसीलिए यहां लाल निशान लगाते हैं। जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है, तमाम सारे पेड़ पौधे खत्म हुए, जिस तरह से बहुत सारी पेड़ पौधों की वैरायटी खत्म हुई, उस तरह से देखेंगे तो अभी पूरक नहीं हो पाया, इसमें शंका है। उसी तरह से पशु पक्षी तो मानव के लिए पूरक हुए हैं, लेकिन मानव पशु पक्षी के लिए पूरक हो पाया है, इसमें अभी संदेह है। क्योंकि ऐसे वातावरण जिस प्रकार से चेंज हो रहा है, उसमें बहुत सारे पशु पक्षियों को, जैसे सबसे खतरनाक जानवर धरती पे कौन माना गया? शेर। और शेर की आज जान की आफत पड़ी हुई है, पूरी दुनिया में उंगलियों पे गिन रहे हैं शेर को, कितने बचे हैं। तो मानव ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। हाँ आओ लड़ो शेर, तुम बहुत बनते हो, चलो आओ दिखाओ। बोला चलो दिखाओ, अब तो उंगली पे गिन रहे हैं शेर कितने हैं, इतनी कम संख्या हो गई। गुजरात में तो हैं शेर। फिर पदार्थ को देखेंगे तो पदार्थ जो हैं मानव के लिए पूरक हैं, लेकिन मानव पदार्थ के लिए पूरक हो नहीं पाया, ये तो सिद्ध है। यहां तो थोड़ा बहुत शंका थी, यहां तो सिद्ध है। भाई मिट्टी खराब कर दी है, हवा खराब कर दी है, पानी खराब कर दिया, ये तो सिद्ध हो गया ना। तो अब जो ये कंटेंट, ये चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ी, वो कहां से पड़ी थी? जब पूछा था कि पैसे वाला मामला, तो पैसा हम किस लिए कमाते हैं? बताओ, आप पैसा कमा के क्या करोगे? पैसा कमाओगे ना, कमा के क्या करोगे? घर चलाओगे। घर को क्या करोगे? उसमें इंजन लगाओगे, स्टीयरिंग लगाओगे। हाँ, हाँ, तो खाने के लिए चीजें कहां से आएंगी? पेड़ पौधे से आएंगी या पदार्थ से आएंगी? भाई बीज खाओगे या फल खाओगे, सब्जी खाओगे? भाई मानव क्या खाता है? या तो बीज खाता है या तो फल खाता है। फल में भी दो कैटेगरी है, कच्चे फल को सब्जी बोलते हैं, पके फल को फल बोलते हैं। ठीक है, कुछ पत्तियां खाता है, तो पत्ती खाता है, फल खाता है, बीज खाता है। ये सब कहां से आएगा? पदार्थ और पेड़ पौधों से आएगा। और फिर पानी भी पिएगा, ये सब यहीं से आएगा ना। तो पैसा किस लिए कमा रहे हो? कि ये आपको मिल जाए। पैसा आप कहीं से कमाओ, खाने का सामान कहां से मिलेगा? यहां से। दूध दही कहां से मिलेगा? यहां से। कपड़ा कहां से मिलेगा? यहां से। मकान कहां से बनेगा? यहां से। कार कहां से आएगी? यहां से। अरे लोहा होगा तब तो कार आएगी। लोहा होगा, एल्यूमिनियम होगा, पीतल होगा, तांबा होगा, तो सब चीजें कहां से आएंगी? यहां से आएंगी। तो सामान हमको सारा यहां से चाहिए। तो जो आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, यहां दिलाना चाह रहे हैं जी, कि अभी जो हम पैसा कमाने के चक्कर में छेड़छाड़ इन्हीं से कर रहे हैं। सारा चाहे जैसे पैसा कमाओ, तो सारा छेड़छाड़ इन्हीं से कर रहे हैं। तो पैसा रहेगा, ये रहेगा नहीं तो क्या करोगे? पैसा रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्या करोगे? पानी खराब हो गया, आप क्या करोगे? खरीद के पियो। भाई जो घर में आरओ सिस्टम भी लगाए हैं, वो खरीद के ही पीने के बराबर है ना। उसका आपको एएमसी कराना पड़ता है, उसमें फिल्टर बदलना पड़ता है, उसका बिजली खर्च होता है, तो खरीद के तो पी रहे हैं।
अभी दिल्ली में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की दुकानें थीं, हमारा ऑफिस दरियागंज में है, वहाँ सब फोटोकॉपी की मशीनें बिकती हैं पूरे साल। लेकिन इस समय सब फोटोकॉपी के मशीन के दुकान के बाहर बैनर लग गया है, यहाँ एयर प्यूरिफायर उपलब्ध है। एयर प्यूरिफायर बिक रहा है। ये क्या चीज है? हवा भी खरीद के पिएंगे, अब मिट्टी कहां से खरीदेंगे? तो हम क्या कर दिए, अपने आने वाली पीढ़ी के सामने टारगेट रखे, पैसा कमाओ, कैसे कमाओ, चाहे जैसे कमाओ, इनको बर्बाद करके ही कमाएंगे, चाहे जैसे कमाएंगे और कैसे कमाएंगे। तो पैसा तो आ जाएगा, ये नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं तनाव। आपके पास पैसा है और आपके पास संबंध नहीं है और बाद में वस्तु भी नहीं होगा, फिर आप तनाव में जाएंगे। इसके लिए अभी सोचना पड़ेगा कि नहीं, हम ये नहीं करें अभी खत्म हो गया है, अभी तो है, लेकिन अभी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अभी है भी नहीं। पानी और हवा तो खराब ही हो चुका है। मैं यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है इस समय? 50 से तो ऊपर होगा ना, 70-80 होगा। तो आप खुशी मना रहे हैं, लेकिन 50 के नीचे होना चाहिए। अच्छा, फिर ये 70-80 है और जिस ढंग से लोग बच रहे हैं, जिस ढंग से सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, उससे वो दिन दूर नहीं है कि 150 साल में या 50 साल में, 25 साल में यहां भी 300 के ऊपर चला जाएगा। तो अभी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? उस पर नहीं सोचेंगे तो बिगड़ जाएगा। तो कुल जो कहने का आशय था, मैं कोई निराशा में नहीं ले जाना चाहता, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बच्चे को अगर शिक्षा विधि में उसकी जिज्ञासा, उसका न्याय, उसका सत्य, उसके सही कार्य व्यवहार को उपयोग करते हुए सही शिक्षा दे दी गई, तो कम से कम पैसे का तो सही मूल्यांकन कर ले कि एक्चुअली धन ये है, पैसा धन नहीं है। धन ये है क्योंकि उपयोग इसका करना है। आपको चाय पीना है तो नोट मसल के थोड़ी डालोगे पानी में, उसके लिए चाय पत्ती चाहिए, उसके लिए चीनी चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, उसके लिए दूध चाहिए। और वो यहां से अगर बिगड़ गया तो क्या करेंगे? चाय भाई 10 रुपए का चाय लाओ, तो पानी भी गंदा संदा रहेगा, उसमें 10 रुपये मड़ो के डाल देगा, छान के दे देगा, लो पियो। वो चाय होगी? नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के ये बच्चों को बताने की जिम्मेदारी हमारी है कि पैसा धन नहीं होता, धन ये होता है, पैसे से हम यही लाएंगे। तो पैसा साधन है। तब बच्चे का ध्यान कहां जाता है? पैसा ही चाहिए नहीं, पैसा भी चाहिए। अभी क्या बता रहे हैं? पैसा ही चाहिए। तो बच्चे को बताना पड़ेगा पैसा भी चाहिए। तो अभी तो यहां चाय उपलब्ध है, भैया का संकेत आ गया, और वो रुपए वाला नहीं है, असली चाय पत्ती वाला चाय है। तो चाय पी के कब आएंगे? अच्छा, खैर अब अलग अलग घड़ी में अलग अलग टाइम होगा, तो 20 मिनट में ना, 20 मिनट में आएंगे। चलिए, धन्यवाद।